नमस्कार, प्रणाम सब लोगों को हमारी तरफ से। और 26 जनवरी के इस पावन पर्व में आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। उसमें ईयू से हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। एक खुशी का माहौल है और ट्रेड डील की उम्मीद में सारे लोग खुश हैं कि आगे देखें क्या होता है। अभी ट्रेड डील में ऑलमोस्ट 1 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि दोनों का अभी तो ओनली एग्री हुए हैं बातों से। फिर ये जाएगा दोनों के संसद में, यहाँ जाएगा, वहाँ भी जाएंगे उनके, क्योंकि वहाँ 27 देशों का एक समूह है और वो मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या देना है क्या नहीं है। हम सब कंट्री डिफरेंट कंट्री होने के कारण सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई एग्री वाला है, कोई प्रोडक्शन वाली कंट्री है, कोई आर्म्स डील करने में इंटरेस्टेड है। इस तरह का ग्रुप है। और इंडिया की तरफ से वास्ट पॉपुलेशन है, जिस पे एक उनका ओपिनियन बना हुआ है कि इंडिया से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ओनली 1.1 की गति से उनकी जीडीपी डेवलप हो गई है, ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गई है। और इस समय हम देखेंगे तो ट्रम्प से उनका जो नाटो का समझौता था वो भी खतरे में दिख रहा है। तो और उनके ऊपर डिफेंस के कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं ट्रम्प। तो स्टैग्नेट इकोनॉमी में सरवाइव करना मुश्किल होता है। दूसरा, जो एनर्जी का जो बंद कर दिया है उन्हें रशिया से लेना। अभी इंडिया उनको सप्लाई कर रहा था, पेट्रोल और गैस दे रहा था यहाँ से, वो भी रशिया के से नहीं लेने के लिए वो कर दिया है कि यूक्रेन वार को लेकर। तो उनकी इकोनॉमी में इस समय प्रॉब्लम है। तो उनको इंडिया से एक उम्मीद दिख रही है कि इंडिया में इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, तो नेचुरली अब हमें इनसे दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो पूरे अपने उसके ऊपर से नीचे तक, कनाडा और ग्रीनलैंड से लेके साउथ अमेरिका तक अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखना चाहते हैं। तो डील देखे, एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन अब लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, साइन होगा, फिर उसके मसौदा बनेगा, देन दूसरी कंट्री के सामने रखा जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 1 साल तक इसका लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या देंगे। उनके यहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, प्लेन आएंगे, मशीनें आएंगी, मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। और मशीनें ये देखा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट हो सकता है कि हमारे बच्चों के जॉब के कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये एक फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस ये टेक्नोलॉजी के मामले में और एजुकेशन में, रिसर्च में हमसे आगे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन उनकी डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एग्रीमेंट करने का है, डेयरी प्रोडक्ट का है, क्योंकि उनके यहाँ जो प्रोडक्शन होता है इतनी कम पॉपुलेशन है, तो कंज्यूम नहीं होता है। दूसरा, बीफ खाते हैं वो ज़्यादातर, बीफ, फिश वगैरह। तो हमारे जैसा फूड पे उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन चूँकि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, तो हमारे यहाँ हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। दूसरा, इंडिया की इकॉनमी मानसून पे डिपेंड है। देखा होगा, अरेबियन सी से जो मानसून आता है ऊपर आता है, हिमालय से टकराता है और फिर वो रेन करता है। और विंटर सीजन में चेन्नई, बेंगलोर होते हुए जो आता है, तो वो नीलगिरी हिल्स से टकरा के साउथ में विंटर रेन करता है। तो हमारे यहाँ मेडिसन ने ये कहा था कि इंडिया बहुत रिच कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे मानसून है और नेचुरल उनके एनवायरनमेंट होने के कारण उनके प्रोडक्शन अच्छा होता है। इस बात की उनने तारीफ़ की थी। दूसरा, आपने देखा होगा कि नाइल रिवर के पास इजिप्ट के जो है
सुमेरु जो सभ्यता डेवलप हुई थी वो भी रिवर के किनारे हुई थी। हमारा इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो हुआ है इंडस रिवर के पास हुआ था। और चाइना का देखेंगे जहाँ येलो रिवर और एक यार्जे रिवर है, वो बहुत बड़ी रिवर है जो ईस्ट की तरफ जाती है। और चाइना काफ़ी लैंड एरिया काफ़ी होने के बावजूद भी उनके यहाँ एग्री का प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उनके यहाँ माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो और सारा जो पॉपुलेशन कंसंट्रेट है ये जो रिवर बेल्ट होता है, जो 3 रिवर हैं वहाँ पे, पीली और वो, तो जो हिमालयन रेंज से तिब्बत की तरफ से जो नदियाँ निकल के जाती हैं तो उनसे उनका प्रोटेक्शन होता है। और हमारे यहाँ हमको एक बेनिफिट मिला हुआ है कि हम हिमालय पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। और भगवान ने शायद हमको हम वर्ल्ड में लकी हैं कि लाखों साल से भी हम देखें तो जो हमें एक प्रकृति के रिवर के किनारे जो हमारी सभ्यता मोहनजोदड़ो और इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत रिच था, तो वो शायद इसी कारण था। और 532 पर स्क्वायर किलोमीटर की हमें डेंसिटी रही है, जबकि दूसरी कंट्री की आप देखोगे 400 300 इस तरह की हैं। तो क्योंकि उनके यहाँ हॉर्स क्लाइमेट है, आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो हमेशा आइस के कारण एक्सट्रीमली कोल्ड जो हो जाता है, तो क्रॉप नहीं होती हैं। ग्रीनलैंड ये आधे से साल में उनका बर्फ़ जमा रहता है। और पर एक कंट्री है जिसने अपने आप को बहुत अच्छा से सर्वाइवल किया है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड क्योंकि उनके यहाँ रिवर है और उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेल्टा बना लिया है, रिवर बना लिया है, बैट को बिल्कुल फ्लैट करके, और बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप करते हैं। तो उनके यहाँ वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट वो एक्सपोर्टर हो गए हैं। फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं उनके यहाँ। अब हमारे यहाँ हम इस मामले में लकी हैं कि हमें हिमालयन रेंज में मिलती है से बहुत सारी नदियाँ मिलती है। जैसे वो हमारा एक राष्ट्रगीत अभी जो होता है ना, कि विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि रंगा। इसका मतलब है हमारे यहाँ पंजाब सिंध प्रांत था, ये हमारे अंडर में था। पंजाब बहुत पूरा जो पाकिस्तान में चला गया, वो गुजरात, मराठा, बंगाल, विंध्या पर्वत, विंध्य हिमाचल बोलते हैं, वो सब थे। तो हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरह का क्लाइमेट था और उससे रिवर जनरेट हुई हमारे यहाँ। वर्ल्ड की हाईएस्ट रिवर हमको सौगात में मिली है गॉड से। और ये कैसे बनी है ये देखेंगे कि जब गोंडवाना से जो विंध्या की जो रेंज है और ऊपर से जो हिमालय के वहाँ से जो 2 प्लेट जब टकराई हैं, तो जो उससे जो लाखों साल में जो माउंटेन बना है, हिमालय बना। और मिडिल में आप देखेंगे तो गोंडवाना जो जबलपुर से जो अरावली हिल्स तक आता है, जो वो एक प्लेट चलती है, तो उसके कारण माउंटेन रेंज तैयार हुई वहाँ बीच में भी। और नीचे आप देखा होगा एक नीलगिरी हिल्स भी बनती है जो कर्नाटका इधर यहाँ से। तो वो इधर से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाले मानसून को रोक के वहाँ पे विंटर रेन करती है। और अरेबियन सी से आने वाले जो मानसून है वो हिमालय से टकरा के हमको बारिश करता है। और हिमालय में स्नो जमी रहती है, माउंटेन है, और उससे जो पानी आता है तो गंगा, यमुना, सतलज, रावी, बीस, इंडस, ये सब रिवर तैयार हुई हैं। ऊपर मानसरोवर से तिब्बत से निकलने के कारण जो कैलाश मानसरोवर से जो निकल के ब्रह्मपुत्र आती है और अरुणाचल से होते हुए आती है, तो वो सुंदरवन यहाँ आके गिरती है और यहीं से गंगा जाती है। तो बहुत रिच एक प्लेटो बनता है, गाइग्नेटिक प्लेटो जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्रॉप बहुत अच्छी होती है। इसलिए
डेंसली पॉपुलेटेड, आदिकाल से जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत रिचली पॉपुलेटेड रहा है। इवन 1000 एडी में भी यहाँ देखेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ। उस समय भी डेंसली पॉपुलेटेड था, पर और नंबर 1 की पॉपुलेशन था, क्योंकि टेम्परेचर भी एक मॉडरेट होता है। दो क्रॉप होती है। इसका एक बेनिफिट हुआ मानसून से रेन होने के कारण हमारे यहाँ दो बार क्रॉप होती है। तो मेगास्थनीज भी जब आए थे यहाँ पे, और जब ग्रीस गए तो उनने बताया कि इंडिया कभी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उनके यहाँ 2 क्रॉप होती है। एक यदि खराब हो जाती है तो दूसरी में क्रॉप हो जाती है, इसलिए वो नहीं हो सकते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सही भी थी। तो इस तरह से हमारे गंगा और यमुना का ये कछार आप देखेंगे, करीब करीब 7 लाख मिलियन स्क्वायर फीट का जो हमको यहाँ से देखेंगे, आप जो पाकिस्तान में जो चला गया है वहाँ से लेके हम अरुणाचल तक जाता है, वो हिलामे के नीचे से, और आप देखेंगे बंगाल तक जो हम बांग्लादेश जो भी हमारे उसमें था। तो ये काफ़ी बड़ा वर्ल्ड का रिचेस्ट दोआब का मैदान था। लेकिन बैड लक ये रहा कि हमारा लगभग 30-40% हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारा इधर से भी चला गया, इधर से भी चला गया। पॉपुलेशन जिस आधार पे अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया, वो बहुत लिमिटेड पोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से फाइट हुई। उनका उद्देश्य ही था कि ये डिवाइड रहें, तो कमज़ोर रहेंगे तो हमारे लिए रूल करना आसान रहेगा, इसीलिए उनने अपनी पॉलिसी अपनाई थी। अल्टीमेटली डिवाइड किया तो बिना सोचे समझे उठा के, और हमारी सारी नदियों का एक फर्टाइल लैंड का एरिया, आप जिसको सिंध और पंजाब का जो कच्छ का एरिया आप कहते हैं, वो आज पाकिस्तान में है। अरे, और वहीं से जो क्रॉप होती है, हमारी नदियों का पानी लेते हैं और वर्ल्ड में उसके टेररिज्म फैलाने के लिए वहीं से जो अर्निंग होती है वो करते हैं। तो ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि हमें अब अपने नदियों का मैनेजमेंट अपने तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि अब टेम्परेचर जो चेंज हो गया है तो बारिश भी अनसर्टेन हो गई है। 2 साल से आपने देखा होगा सूखा भी हो रहा था, और किसी भी समय आग लग जाती है माउंटेन में, जंगलों में, और बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है। अरावली में भी अभी बहुत पर्यावरण का एक मुद्दा उठा था कि ये इसको रोका जाए करके, अदरवाइज़ पूरी ज़मीन हमारी डेजर्ट बन जाएगी। क्योंकि हम मानसून पे हैं, मानसून नहीं रोकेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जब ये मानसून जाके हिमालय से टकराता है तो हिमालय के उस पार उसको जाने नहीं देता है, इसीलिए वो हमारे यहाँ रेन क्रिएट करता है। और सेम थिंग साउथ में भी इसी तरह की बात है। आपने देखा होगा तिब्बत काफ़ी हाइट पे होते हुए भी सूखा रहता है, पानी नहीं होता है। और चाइना का भी उस तरफ का एरिया है जहाँ वो एक डाउन पोर्शन बनता है, संघाई और ये है ईस्ट वाला, वहीं पे क्रॉप होती है, अदरवाइज वो सूखा है। इसी तरह से नाइल रिवर को देखा होगा आपने, इजिप्ट में जो नाइल रिवर है वो बीच में से अच्छी थिन एक रिवर है, और डैम भी बना हुआ है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है, दोनों तरफ वो डेजर्ट है। डेजर्ट क्यों है? क्योंकि मानसून की उनकी रेन नहीं होती है, मानसून की रेन नहीं होती तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ अटल जी ने जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था कि हम रिवर लिंकिंग करेंगे, और ये बात सही भी है कि हमारे यहाँ जब डिफरेंट टाइम में बारिश डिफरेंट एरिया में होती है तो हमें रिवर लिंकिंग पे एक्सपेंडिचर करने चाहिए। अदरवाइज़ इसके यूएनओ के एंटोनियो ने भी ये कहा है कि यदि इंडिया ग्लेशियर कम हो गए हैं, करीब करीब बारिश भी कम हो गई है, ग्लेशियर काफ़ी पीछे चले गए हैं और बिरले भी हो गए हैं, तो उनका ये कहना, रिवर में भी आपने देखा होगा पानी की बहुत हाहाकार होने लगी है। गंगा यमुना ये काफ़ी होती हैं, तो पानी की एक फ़ाइट होने लगी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देना
तो इसलिए अब हमें जो बारिश का पानी होता है उसको रोकने के लिए रिवर लिंकिंग का एक अच्छा साधन है, डैम बनाए, छोटे बड़े सभी तरह के डैम बनाने पड़ेंगे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सके और वो कर सकें। अदरवाइज़ हम आने वाले समय में शायद 10-20 साल में यहाँ हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला पाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। देखा होगा कि हमको अंग्रेज़ों के समय में जब वो यहाँ आए थे तो 1717 में करीब करीब 85 लाख लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए थे। लेकिन 1717 से लेकर 47 तक 3.5 करोड़ लोगों का फैमिन से, सूखा से ख़त्म हो गए थे। उसका कारण था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हमारी क्राफ्ट से डेविएट कर दिया था, क्योंकि हम अब खाने पीने में सेल्फ सफिशिएंट थे और उनके यहाँ बर्फ़ होता है तो कुछ नहीं होता है, और उन्हें अपने फैक्ट्री प्रोडक्ट चाहिए थे। कलर के लिए वो नील जो उगाने को बोलते थे बाई फोर्स, और यहाँ से जो प्रोड्यूस होता था, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया 1945 में, तो उनको सैनिकों को खाने के लिए रिज़र्व फूड रखना था, पहले से उनने प्लानिंग कर रखी थी। तो वो शिप में भर भर के यहाँ से ले जाते थे, और हमारे यहाँ खाने का, चावल का मैंने एक बोर्ड देखा था उनमें कि ये फैमीन पड़ा था, बंगाल का जो फैमीन आया था, तो लोग उस समय काफ़ी लोग मारे गए, करीब करीब 60 लाख के करीब, नहीं 1 करोड़ के करीब लोग भूख से मारे गए थे उस समय। उसका कारण था कि इन्हें सारा जो चावल वगैरह था पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया था, और वो ब्रिटेन ले जा रहे थे, और लोग मांगते भी थे तो भी नहीं दिया, और शिप अल्टीमेटली जब ओवरलोड हो गया तो वो पानी में डूब गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और लोग मारे गए। तो ये उनकी गलत नीति का कारण था। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन पहले चाइना से ज़्यादा थी, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद, वार में और फेमीन में 3 बार, करीब करीब 25 बार फेमीन आया है इस तरह से, 1717 से लेके अभी तक 47 तक 25 बार फेमीन आया। तो उससे हमारी काफ़ी पॉपुलेशन मारी गई, इसलिए हम सेकंड हो गए हैं। अदरवाइज़ हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा होने का कारण ये है कि स्वाभाविक होता है कि मनुष्य वहीं रहना चाहेगा जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होगा, क्रॉप होगी, खाने पीने की सब्जी भाजी सब चीज़ नदी होने के कारण आसानी से मिलती है। आपने देखा होगा डेजर्ट कंट्री में यही हाल है। तो अब ये वर्ल्ड में ये आप देखा होगा इस समय बहुत सी कंट्री हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग वाली हैं, इनके यहाँ खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, और वो हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट से अब हम ये कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन में दें प्रोड्यूस करके, क्योंकि डैम से जो हम बनाते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हम कम रेट पे हमने किसानों को हम दे सकते हैं। सोलर पे आ जाएं, सोलर भी एक, और विंड हमारे यहाँ 12 महीने सूरज रहता है, लगभग 9, 10, 11 मंथ तो आप मान के चल सकते हैं कि अच्छी खासी धूप रहती है। तो सोलर और विंड एनर्जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। कोस्टल में एरिया है हमारे पास, डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट तरह की क्रॉप है, कहीं ज़्यादा पानी चाहिए, कहीं कम चाहिए, कोस्टल में डिफरेंट है। हम वेरी लकी हैं कि हमारे यहाँ चाय भी होती है, गन्ना भी होता है, नारियल भी होती है, सुपारी भी होती है, धान भी होता है, एवरीथिंग। तो हम यदि अपने आप को एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग बना लें तो हम एक्सपोर्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं। अदरवाइज़ आज की डेट पे हम देखा जाए तो हम टेक्निकल में या रिसर्च में फील्ड में काफ़ी पीछे हैं, और मेहनत का भी जॉब होता है, और हमारे लोगों की एक्सपर्टीज़ खेती में भी है। लेकिन एक ड्रॉबैक और मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो रिवर बन रही हैं, वो डेवलपमेंट के नाम पे जो वाइड रोड हो रही हैं, डैम पे जगह चली जाती है, डैम में जब जाती है तो सामने बाढ़ हो जाती है, कभी पानी छोड़ दिया पीछे होता है तो रिजर्वायर पानी ले लेता, जगह ले लेता है। तो
डैम कम होते जा रही है, तो गवर्नमेंट को अब अपने एग्रीकल्चर की रिसर्च और उस पर बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अदरवाइज हम क्या, जो ट्रेड जो हो रहा है, मेरा कहने का मतलब था कि आप ईयू से कर लोगे ट्रेड, उससे क्या करोगे आप, क्या दोगे उनको आप? गाड़ियाँ लोगे उनसे, सामान लोगे, मशीनें लोगे, उसका पेमेंट किस में करोगे? ये एक सवाल आता है। और वो यदि आपसे ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, चाहे अभी अमेरिका भी आने वाला है, वो ट्रेड करने आ रहे हैं तो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपकी पॉपुलेशन से भी प्यार नहीं है उनको। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ जितने भूखमरी से जो लोग मरे हैं, इसलिए वो मरे थे कि इन लोगों की गलत नीतियों ने हमको बाध्य किया था। और जो प्रोड्यूस होता था तो उस पर ये लोग शासन करते थे, थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलप कंट्री पे, और ये अपने यहाँ ले जाके इनने बड़े बड़े मिल बनाई, रिसर्च किए, महल बनाए। आगे भी वही करेंगे। तो हमको अब एग्रीकल्चर के खुलेआम बोलना चाहिए और टेक्निकल तरीके से करना चाहिए। जब इजराइल जैसा एक छोटी सी कंट्री जो इतनी डिफ़िकल्टी झेल रहा है सब कंट्री से अपना सर्वाइवल करता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो चूँकि लैंड एरिया कम हो रहा है, तो पानी को प्रिजर्व करें, जंगल को प्रिजर्व करें, ताकि हमारा क्लाइमेट रहे। और जंगल से या कोई ऐसी वेस्टेज वाली चीज़ें ना करें जो जिससे हमारा पर्यावरण का नुकसान होता है, चाहे खदान से हो, चाहे जंगल से हो। और दूसरा, नदी को पॉल्यूट कर दिया है। आज गर्मी के टाइम पे आप गंगा को ही देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, नर्मदा का सब सैंड निकाल लिया है। और पानी थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि हमारा सारा पानी हमने डैम नहीं बनाया तो पाकिस्तान को चला जाता है। पाकिस्तान मज़े से ऐश कर रहा है। अभी थोड़ा सा सिंदूर के बाद हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगाने की कोशिश किया, तो अब आंख दिखा रहे हैं, जबकि वो हमारा पानी है, हमारी नदियां हैं। एक दूसरा एक और मुद्दा है, जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवीज़न किया, बिना सोचे समझे लाए वो रेड क्लिफ को लाके और एक लाइन मार के और उनको दे दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपना एक पिट्ठू पाल के रखना था जो हमेशा कटोरा लेके खड़ा रहेगा और बीच बीच में हम उसको दान डालते रहेंगे और वो जो चाहेंगे वो उसको नचाते रहेंगे। वही पाकिस्तान वही है। और दूसरा फ्रंट अभी बांग्लादेश खुल गया है उनके लिए, तो वो भी एक हमारी समस्या है जिसके लिए हमारे सैनिकों ने शहादत दी है। हमारी नदियाँ जाती है, हमारे अडानी के वहाँ से बिजली जाती है, बिजली का बिल नहीं देते हैं, नदियों का पानी यूज़ करते हैं, हमारे तीस्ता रिवर का, ब्रह्मपुत्र का पानी यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हमारी गवर्नमेंट डैम बनाए या पाइपलाइन से, जिस भी तरह से हो, साइंटिस्ट को एक तरह से लगाए और समर में जहाँ सूखा होता है, सूखी नदियों को कनेक्टिविटी बनाए। तो ये अटल जी ने यदि योजना बनाई थी तो कुछ सोच समझ के बनाई थी। अब इसके लिए सवाल ये आता है, फंड कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट भी नेचुरली विचार करती होगी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम नहीं करते हैं। प्रॉब्लम फंड की होती है। इस समय देखो, जब खतरा बहुत सारे हो जाने अगल बगल से, तो डिफेंस पे भी खर्चा हो रहा है। और पर डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। पर खाने की भी हमको व्यवस्था, ये जो बेसिक चीज़ है फूड की, के लिए सोचना पड़ेगा। और साइंटिस्ट को लगाएं, पॉलिसी बनाएं इस पर, तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो हमें पहले से सावधान होने की ज़रूरत है और किसानों को बैठ के बात करें, उनकी प्रॉब्लम क्या है। डिफरेंट जोन के होते हैं। किसान सिर्फ पंजाब में नहीं होता है कि आके शाहीन बाग में आके और एसी लगा के ट्रक में हमने टेंट बना के सो रहे हैं महीनों, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब हरियाणा का ही किसान नहीं होता है, किसान तमिलनाडु का भी होता है, केरल का भी होता है। आप देखिए, सारे स्टेट में एक डिफरेंट तरह का प्रोड्यूस होता है, तो उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो और उनकी कमेटी बनाए बराबर। जब नीदरलैंड जैसा एक छोटी सी कंट्री, महाराष्ट्र से आधा एरिया है उसका, महाराष्ट्र का जो हमारा है उससे, वो जब एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। तो ये मेरा बताने का मतलब है। तो आप क्या सोचते हैं? और अपनी बात रखें। मेरा ये मतलब बताने का मतलब है, अपने हित के लिए डिमांड करना शुरू करें। किसी के बहकावे में आके, किसी पार्टी के कि रोड में बैठ के वो ब्लॉकेट कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं गाड़ियों को, ये बिल्कुल ना करें।
आप लोगों का बिल्कुल ये काम नहीं है, और अपने एक छोटी सी अर्निंग में, छोटी सी दुनिया में आप इनको कड़क कड़क जवाब दें। किसान संघ बनाएं, किसान संघ बना हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन उसको बिल्कुल एक्टिवली मेंबर लें, हर एरिया से मेंबर लें, पॉलिटिक्स को अलग रख के, तो सरवाइव करेंगे। तो इसलिए मैंने आज नदियों के विषय में, मुझे एक लगता था कि इतनी नदियां हैं हमारे यहाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, सब लिंकिंग कर देंगे तो बिल्कुल रिच हो सकता है। सोने की चिड़िया हमारा फिर से भारत बन जाएगा। सोने की चिड़िया था, आज भी है, हमारे लोग कर्मठ हैं। जय हिंद।